नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री ने चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। शेष सभी अभ्यर्थियों को भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी देहरादून में टपकेश्वर शोभा यात्रा का आगाज किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री का जहां शोभा यात्रा से जुड़े लोगों ने सम्मान किया, वहीं मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान सभी शिव भक्तों को शुभकामनाएं दी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि टपकेश्वर मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और इसकी अपनी विशेषता है। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की और आपदा की घड़ी से निपटने की कामना की। साथ ही उन्होंने सभी का आभार भी व्यक्त किया। वहीं स्वामी जी ने सभी का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री और अन्य लोगों का आभार प्रकट किया। स्वयं सिद्धपीठ भगवान श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर सभी भगत को दर्शनार्थ सबके कल्याण के लिए नगर भूमिका पर आज टपकेश्वर सेवा दल द्वारा आयोजित किया गया है। ये स्वयं सिद्धपीठ भगवान टपकेश्वर सबके कल्याण, सबके मनोकामना पूर्ण हो। जो वहां नहीं जा सकता उन सबके दर्शन के लिए टपकेश्वर सेवा दल द्वारा एक अलौकिक यात्रा का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। देवभूमि नगरी में भोले शंकर जनता को आशीर्वाद देने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आज स्वयं जो है देहरादून की सीट पर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जो है आ रहे हैं। उनका आशीर्वाद सभी भक्तों को मिले। और ये जो शोभा यात्रा है ये हमारे उत्तराखंड की हमारा टपकेश्वर महादेव है। महादेव कृपा बनी रहे, मैं भोले शंकर से प्रार्थना करता हूं। और जो हमारे द्रोण नगरी है, द्रोण नगरी में टपकेश्वर का बहुत महत्व है। द्रोणाचार्य जी ने यहाँ तपस्या करी थी। टपकेश्वर महादेव मंदिर की नगर परिक्रमा शोभा यात्रा है और भोले बाबा भगवान शिव को ऐसे बोलता है प्रसन्न होते हैं। और टपकेश्वर महादेव मंदिर एक लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। बहुत बड़ा मंदिर है और मेरे पर तो भोले बाबा की इतनी कृपा है कि मैं अपना कोई भी काम करता हूँ, भोले बाबा की कृपा से शुरू करता हूँ। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन महिलाओं के सम्मान का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि ये पर्व पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व का पर्व भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों और आत्मविश्वास से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। राज्य में महिला सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की गई है। आज हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। राज्य में महिलाओं के लिए 30%
क्षितिज आरक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड के विकास में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। देहरादून के सुभाष रोड स्थित लॉर्ड वेंकटेश हॉल में विभाजन विभीषिका सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभाजन को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया था, जिसे देखकर कई लोग जिन्होंने अपनी आंखों से विभाजन के डरावनी तस्वीरों को देखा था, उनकी यादें ताजा हो गईं। उन्होंने अपने दर्द को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से अपनी और अपने परिवारजनों की जान को बचाते हुए ट्रेनों में बैठकर वो पाकिस्तान से भारत की ओर आए थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और उन्होंने सिख समाज के लोगों को सम्मानित भी किया। जो सीन ट्रेन में मैंने देखे, उस तरीके मैं ट्रेन में बैठा हुआ था जब मेरे को धक्का दिया गया था। नीचे गिरा था, मिलिट्री वालों ने हमें गोद में लिया था। मेरे परिवार में उस टाइम मिलकर 8-9 आदमी थे और वहां से हमें ट्रक में बिठाया गया था मिलिट्री। मेरे नान के गुड़गांव में थे, उनके घर के तक पहुंचा दिया। वहां से मैं देहरादून आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के शासनकाल में धरती से लेकर अंबर तक तीव्र गति से देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। बता दें कि भगत सिंह ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाकर बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध कराने योग्य बनने का आह्वान किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र की मोदी सरकार की यहां तारीफ की है और उन्होंने आह्वान किया है कि ऐसा बना जाए कि लोगों को रोजगार मुहैया कराए जा सकें। साथ ही कहा कि चहुमुखी विकास देश का इस वक्त हो रहा है। आता है तो उनको उत्साह मिलता है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप विभिन्न चीजें में से जानना चाहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि धरती से लेके चंद्रमा तक सब जगह। आज चंद्रमा में चंद्रयान चला गया तो धरती से लेके चंद्रमा तक, धरती से लेके समुद्र तक सब जगह पिछले 8-10 सालों में, 8-9 सालों में, प्रगति पहले भी हुई पर 8-9 सालों में, जिसको अंग्रेजी में रिमार्केबल ऐसी प्रगति कहते हैं, ऐसी प्रगति हुई है। मुझे आजकल बहुत अच्छा लगा आपके कुछ पेपर्स में यहाँ पे जो ऐसे अच्छे उद्यमी। रुड़की के भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्षा सेहती देवी के आह्वान पर निःशुल्क कैंसर का कैंप लगाया गया, जो भगवानपुर के आसपास नगरवासियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इसको देखते हुए आज ब्लॉक सभागार में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया गया और आसपास के सभी डॉक्टरों को बसपा नेता सुबोध राकेश ने सम्मानित किया। भगवानपुर नगर अध्यक्षा प्रतिनिधि और बसपा के कद्दावर नेता सुबोध राकेश ने कहा कि कैंसर एक घातक बीमारी है। इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत और जज्बा है तो ऐसी बीमारी हार मान लेगी। इसी क्रम में आज नगर पंचायत भगवानपुर में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया गया। सुरेंद्र राकेश जी को इस गंभीर बीमारी से, इस मौत रूपी बीमारी से जूझते मैंने देखा है। 2 साल अपनी विल पावर के माध्यम से उन्होंने इस जानलेवा बीमारी से लड़ाई लड़ी और हमने देखा है लास्ट समय तक किस प्रकार से वो मजबूती के साथ इस मौत रूपी बीमारी से लड़ते रहे। लेकिन उस स्टेज पर जाकर पता लगा था जिस स्टेज पर जाने के बाद इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
अमेरिका तक इलाज कराया गया, लेकिन व्यवस्थाएं हमारी कहीं न कहीं जिस तरह चाहते थे, क्षेत्र के लोग सभी लोग चाहते थे, सभी ने दुआओं में। कैंसर ऐसी एक बीमारी है जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, शुक्राणु, एक एक सेल अपनी जो फंक्शन होती है उससे हट के अचानक से प्रोलिफरेट मतलब बढ़ने लग जाते हैं। चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, कैंसर उस अंग में हो सकता है। हमारे समाज में कैंसर के बारे में जागरूकता की काफ़ी कमी है, जिसके कारण लोग कैंसर के लक्षण पहचानने के बावजूद घर में ही बैठे रहते हैं और डर के कारण या समाज में फैले अंधविश्वासों के कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं। नशे का कारोबार करने के मामले में अब महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। जहां स्मैक कारोबारी खुद तो जेल में है, लेकिन उसके अनुपस्थिति में उसके घर की महिलाएं स्मैक का कारोबार बदस्तूर कर रही हैं। ऐसे ही मामला गदरपुर में देखने को मिला, जहां करतारपुर रोड से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक घर में छापा मारा तो महिलाएं शाइन और यास्मीन स्मैक बेच रही थी। इनके पास से 18.28 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, साथ ही 1,40,400 रुपए की नकदी सहित कुछ जेवरात भी बरामद किए गए। इसमें से एक महिला शाइन पूर्व में स्मैक बेचने के मामले में कई बार जेल भी जा चुकी है। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि शाइन का पति शाकिर, जो कि इस समय 307 के मामले में जेल में बंद है और काफी समय से स्मैक का कारोबार कर रहा था, अब वो जेल में है तो इसकी पत्नी अब स्मैक बेच रही है और इस काम में यास्मीन भी उसका साथ दे रही है। महिलाओं को ये गैंगस्टर एक्ट में जो है एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें ये साइन नामजद थी उसमें। तो उसी की गिरफ्तारी के लिए कल हमारे एसओ गदरपुर द्वारा टीम वहां पर जो है उसकी बरामदगी के लिए जो है दबी दी गई। तो ये अपनी बहन यास्मीन के साथ में जो है अपने उसके घर के सामने खड़ी थी। 500 के नोट में है और देखते हैं हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव आने से पहले ही छात्रों ने अराजकता के बल पर इसे राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है, जिसमें आज 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। जहां एक गुट ने कोतवाली में जाकर धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज में छात्र संघ के प्रत्याशी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच कॉलेज में किए जा रहे एबीवीपी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान के दौरान किसी बात को लेकर यहां कहासुनी हो गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालय में छात्र हितों को ध्यान में रखकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एबीवीपी के विपक्ष में शासन चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उसके समर्थकों के द्वारा महाविद्यालय में चल रहे हस्ताक्षर अभियान के बैनर को फाड़ने का काम किया गया और वहां चल रहे कार्यक्रम की शांति को भंग करने का काम किया गया। छात्रा हूँ मैं, आज पेपर देने आई थी। इससे पूर्व मेरा 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो रखा है, जिस कारण मैं पूर्णतः बेड रेस्ट पे थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। इसके उपरांत पेपर छूटने के दौरान संजय जोशी के समर्थकों द्वारा मेरे संग अभद्र व्यवहार किया गया तथा मुझे धमकी दी गई है कि पिछले बार भी तूने हमारा विरोध करके हमारे खिलाफ बहुत कुछ किया था और इस बार भी मेरे संग वही चीजें करी जा रही हैं और जानबूझ के मुझे धक्का दिया गया, जिससे मेरे पैरों पे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। पैरों में सूजन है और ज्यादा दर्द है। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां यूपी उत्तराखंड सीमा से लगे सुरई वन रेंज में पीलीभीत कार खाने वाला हरनंदन अपनी पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ झाड़ू बनाने वाली सीख लेने गया था, लेकिन पहले से ही घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना के बाद वन रेंज के अधिकारी आरएस मनराल और डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही मृतक की तलाश शुरू कर दी गई।
काफी खोजबीन के बाद करीब 200 मीटर जंगल के अंदर शव के पास बाघ मंडराता हुआ नजर आया। वन विभाग की तरफ से घंटों की मशक्कत के बाद बाघ को खदेड़ा गया और शव को बाघ के कब्जे से छुड़ा लिया गया। मामले में उप प्रभागीय वनाधिकारी संतोष पंत ने बताया कि मानकों के अनुरूप मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने अपील की है कि ग्रामीण अकेले और अनावश्यक जंगल में बिल्कुल ना जाएं। जरूरत पड़ने पर समूह बनाकर ही जंगल की तरफ जाएं। महोब उत्तर प्रदेश में न्यूरिया गांव का रहने वाला है। जंगल में घास वगैरह लेने के लिए गया हुआ था, जिस दौरान वन्यजीव द्वारा हमला कर दिया गया, जिस पर सूर्य रेंज वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम वहाँ मौके पहुंची। तो काफ़ी दूर उसके बाद उस व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया, जिनका नाम हरिनंदन बताया गया, उम्र करीब 52 वर्ष। प्रथम दृष्टया ये बाघ के हमले का आशंका लग रही है। लंबे समय से लगातार दिनेशपुर थाना अंतर्गत कछुए की तस्करी की शिकायत आ रही थी। उसका आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 कछुए के साथ लोगों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि लगातार कछुए की तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भारी मात्रा में कछुआ तस्कर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी कड़ी में आज 3 कछुए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जैसे कि आपको बताइए कि पुलिस मुख्यालय से हमें औषधीय वन्य जीव सुरक्षा अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के अनुपालन में हमें सम्मान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी बार बार निर्देशित किया जाता है, क्राइम के गिनने में निर्देश दिए जाते हैं। उसी में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा कल 3 प्रतिबंधित कछुए पकड़े गए हैं और इससे पहले भी हमारे द्वारा 392 में लगभग 392 कछुए हमारे द्वारा पकड़े जा चुके हैं। इस प्रकार वन्य जीवों में जो हमारी तरफ से अल्मोड़ा में वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें सिविल, स्वयं और अल्मोड़ा वन प्रभाग के बीट प्रभारियों, वन दरोगाओं और डिप्टी रेंजरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की गई, जबकि मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। फील्ड स्तर पर तैनात विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने लीसा कार्य में दिक्कत, मानव संसाधन की उपलब्धि न होना और मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि गश्त के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। देखिए, हमने यहाँ पर अल्मोड़ा वन प्रभाग की बैठक जो आहूत यहाँ पर की गई है, इसमें सिविल सेवा वन प्रभाग से और अल्मोड़ा वन प्रभाग के समस्त यहाँ पर बीट प्रभारी, वन दरोगा, डिप्टी रेंजर यहाँ पर उपराजी यहाँ पर आए हुए हैं और फील्ड स्तर की समस्याएं हमारे सामने आन पड़ी हैं। आज मुख्य रूप से लीसा कार्य की बड़ी समस्या हमारे बीच में आ रही है। हमारे पास मानव संसाधन का बड़ा अभाव है और बीट में जो हमारा कर्मचारी यहाँ पर गश्त वगैरह कर रहा है, उसके बाद भी जो है चीजें नियंत्रण नहीं हो रही। तो हम इस लीसा कार्य को जो है बहिष्कार का जो है एक रूप में जो है आगे चाह रहे हैं और हम ये भी आज यहाँ पर मुद्दे निकले, जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष प्रकरण में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। 24 घंटे जो है कॉल पे जा रहे हैं और लेपर्ड वाले जो केसेस हो रहे हैं उन पे हम जा रहे हैं, तो हमारा उससे जीवन शैली और संतोष शाह की राशन डीलर और रुड़की अनाज गोदाम की एक अधिकारी के बीच पूरी तरह से ठन चुकी है। जहां एक और गोदाम के अधिकारी रूबी खातून की तरफ से सिविल लाइन कोतवाली में 2 दिन पूर्व राशन डीलर के द्वारा दी गई मामले को लेकर तहरीर दी गई, तो वहीं आज राशन डीलर के भाई ने कुछ लोगों के साथ इकट्ठा होकर रुड़की एफसीआई गोदाम में हंगामा किया और एफसीआई गोदाम के अधिकारी के निलंबन की बात भी कही। राशन डीलर के भाई अजय प्रताप का कहना है कि उन्होंने राशन कार्ड धारकों को बांटने वाली दाल नहीं दी, जबकि ये दाल दफ्तर के रजिस्टर में मौजूद है। वहीं राशन डीलर के भाई का यह भी आरोप है कि उल्टा एफसीआई गोदाम के अधिकारी ने उनके साथ गाली गलौज की है। राशन उठाना राशन डीलर की जिम्मेदारी है। तो उसने पैसे जमा किए, हमने कैसेल में चढ़ाया
अब अगर आगे स्टॉक रजिस्टर में साइन नहीं किया, मैं देखूंगी रजिस्टर में साइन है कि नहीं, क्योंकि इतने राशन डीलर आते नहीं पता चलता। कई बार ये खुद भी इतनी गुंडागर्दी करता है, अपनी मनमानी करता, नहीं ले गया होगा करा के, और ये तो खुद भी राशन डीलर नहीं है। और जब भी 26 तारीख को आया, जब इसने मुझसे क्यों नहीं बात की, जब भी प्लास्टिक का चट्टा चला हुआ था, भाई जैसे FCI से हमें प्लास्टिक का चट्टा आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो मेन विवाद है वो प्लास्टिक के कट्टों के ऊपर है। इसका ये कहना था कि मुझे प्लास्टिक के कट्टे नहीं चाहिए, मुझे जूट के कट्टे दो। अब FCI में प्लास्टिक के कट्टे भी आए, जूट के कट्टे भी आते हैं, तो चट्टा तो प्लास्टिक का चल रहा था। जैसा और राशन डीलर ले जा रहे थे, वैसे इनको भी ले जाना चाहिए था। 21 तारीख में यहाँ पे मेरे भाई बड़े राशन डीलर हैं, वो अपना राशन उठाने के लिए आए थे। जब पता चला कि भाई दाल मैडम है रूबीना खातून करके एक यहाँ, कि भाई दाल दे दो, इन्होंने दाल जब इनसे मांगी कि यहाँ दाल वाल कुछ नहीं है और भागो यहाँ से। गाली गलौज करी, बदतमीजी करी उनके साथ में, कोई नहीं जी। उसके बाद में जब हमने जांच पड़ताल करी, उसके बाद में पता लगा कि इसने दाल वो राशन माफिया के माध्यम से उठा के बेच दी। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लोक निर्माण विभाग की सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिससे छोटे व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं छोटे कुछ व्यापारियों ने दबी जुबान से अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए वो यहां बोले कि उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्टेट हाईवे और NH से अतिक्रमण हटाया जाना है। इसी क्रम में आज PWD विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है स्टेट हाईवे और जो NH के हाईवे हैं उनसे एंक्रोचमेंट को हटाया जाना है। तो उसी के क्रम में जो है PWD द्वारा ये जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इसमें जो भी जिस प्रकार का भी आता है, इसमें वन क्षेत्र में भी यदि कोई होगा तो वो वन विभाग वाले हटाएंगे, तो उसी की उसमें क्रम में हटाया जाएगा, ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती। सोमवार की दोपहर को तेज हवा के चलते नगर निगम में खड़ा एक नीम का पेड़ गिर गया, जिसके नीचे कई दोपहिया वाहन दब गए। ये वाहन पार्किंग में खड़े हुए थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पेड़ को हटाकर किसी तरह से वाहनों को निकाल लिया गया। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कई वाहन इस पेड़ के गिरने से क्षतिग्रस्त हुए। बताया जा रहा है कि कई दो पहिया वाहन इस पेड़ की चपेट में आ गए और वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। पेड़ गिरने से यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। रुड़की से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये नीम का पेड़ अचानक से गिर गया, जिसके नीचे कई दोपहिया वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की गई। बैठक में बैंक के साल भर के आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। अल्मोड़ा बागेश्वर सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललित लठवाल ने बताया कि बैंक की सभी शाखाएं लाभ में हैं। बैंक ने करीब 120 करोड़ रुपया लोन में दिया है। इसके ब्याज से वेतन और अन्य खर्चा निकल जाएगा। बैंक अध्यक्ष ने कहा कि बेरोजगार लोगों के लिए योजनाएं लाने के लिए बैंक काम करेगा। केंद्र और राज्य की सरकार के सहयोग से बैंक का प्रॉफिट लगातार आगे बढ़ रहा है। बावनवीं वार्षिक निकाय की बैठक में सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये कहते हुए बहुत मुझे खुशी है कि जब 2018 में मुझे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो मैंने अपनी सरकार के माध्यम से जितनी सारी योजनाएं गरीब कल्याण की थी, हमने अपने यहाँ बैंक के माध्यम से उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। और आपको एक बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आज की स्थिति में हमारे बैंक की कोई भी शाखाएं नुकसान में नहीं है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।